जय हिंद दोस्तों, मैं मारिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले BPS 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में एल्टेरिया 7500 सीरीज का सेट नंबर 14 को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो है 150 सेट है और इसके हम 14 नंबर सेट को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित संगठनों या निकाय में से कौन सा निकाय जो संवैधानिक निकाय होता है, तो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा, जिसका आर्टिकल कौन सा 338B हो जाएगा। आर्टिकल 338 NC/SC से संबंधित है। NC/ST हो जाएगा 338A और NC का हो जाएगा OBC का हो जाएगा आपका 338B हो जाएगा। जिसका आर्टिकल होता है उसी का संवैधानिक संगठन कहलाया जाता है। बाकी इसका कोई आर्टिकल नहीं, इसका भी कोई आर्टिकल नहीं, इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो इन तीनों का आर्टिकल नहीं है तो ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। तो बाकी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये आपका संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही है बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन नहीं, यहाँ पे योग्यता का वर्णन नहीं है, राष्ट्रपति का वर्णन है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, बाकी जो है इसकी योग्यता का वर्णन यहाँ पे नहीं दिया गया है। 57, 58, 56, 57 में दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्टिकल ये आपका गलत है। तो भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ये आपका सही है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चला है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। यहीं से आपका DPSP लिया गया है। यहीं से आप जो है आपकी क्या है यहाँ पे एनी बेसन यहाँ से आती हैं, याद रखना है। बाकी ब्रिटेन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया है यहाँ से। और भी क्या है, बहुत सारी चीज़ यहाँ से लिए गए हैं, बता ही दिए। एकल नागरिकता वो यहीं से लिया गया है। USA से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है। उसके बाद और PIL लिया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया गया है और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। बाकी USSR से लिया गया क्या, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। और क्या लिया गया आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रसिया से। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो सिंपल है आपका, रिट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। रिट हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, एकल नागरिकता हो गया, ये सब कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका जो है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, फिर आपका यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। इसके बाद जो आपका लैंग्वेज प्रेम्बल का लैंग्वेज भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन सब चीज़ से आप यहाँ से देख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। तो यह भाषा जो है आर्टिकल है आपका आर्टिकल 348 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 348 में बताया गया है कि जितने भी जो जुडिशियरी लैंग्वेज होगा, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो आपका अंग्रेजी भाषा में हो सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये आपका आर्टिकल 393 में कहा गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान संक्षिप्त नाम जो है आपका भारत का संविधान है। तो आर्टिकल 393 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है कि कौन सी नदी जो है पूर्वी घाट से निकलती है, ईस्टर्न घाट से निकलती है कौन सी। तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है, उसके आसपास निकलती है। तो 3 तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी जो आपका यहाँ पे कौन से नागवली है और का वंशधारा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन B हो जाएगा आपका। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा 2 और 4 नागवली और वंशधारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो कौन सा सत्य है बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, सही बात है। इसके केंद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर होता है और इसमें हवा की दिशा केंद्र के परिधि की ओर होती है, ये भी सही है। और भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, तो ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागर के भू प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है। तो भू प्रॉपर्टी में बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे आपको सिलिका भी मिलता है, यहाँ मैग्नीशियम भी मिलते हैं। सिंपल सा कहता है सियाम कहेंगे, सियाम, ठीक है। यहाँ पे A और B दोनों हो जाएगा, चाहे सीमा कहेंगे, सीमा हो गया, सिलिकॉन मैग्नीशियम। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, यहाँ पे जो है सत्य हो जाएगा आपको कौन सा, पृथ्वी के ऊपरी परत को भू पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई जो है आपका 35 किलोमीटर तक होती है, सही बात है, जिसको क्रस्ट कहेंगे। समुद्र तल पर भू प्रॉपर्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। और भू प्रॉपर्टी के निचले मेंटल 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एहोल शिलालेख के बारे में बताना है, कौन सा कथनों पे विचार करना है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखें यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि नहीं है। दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख किया गया है, तो सही है। और रवि कीर्ति ने लिखा था, तो रवि कीर्ति ने लिखा था और इसे हर्षवर्धन के पराजय का उल्लेख मिलता है कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का सी। आप मेरे को बताएंगे कि ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि नहीं लिखी गई है, ऑप्शन 1 गलत है। नेक्स्ट है 12 नंबर देखेंगे, गियक और कियारी नामक 9 पाषाण स्थल कहाँ पे स्थित हैं। तो ये जो स्थल है आपका लद्दाख में है। गियक और कियारी जो नामक 9 पाषाण स्थल है वो आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में नीलोपिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो ये जो है आपका कौन सा, सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव हो जाएगा। तो प्राचीन भारत में नीलोपिटू जो है शब्द का प्रयोग जो है सार्वजनिक अभिलेख का रख रखाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित है बताना है। तो किताब उल रेहला जो है किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, सही बात है आपका यहाँ पे। तो किताब उल रेहला हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये रेहला किसका है, इब्न बतूता का हो जाएगा आपका, सही है। और तुगलकनामा जियाउद्दीन, ये आपका गलत लिखा हुआ है। शाहनामा जो है आपका कौन सा है, फिरदौसी हो जाएगा, ये सही है। ताकि के हिंद अबू बकर, यह गलत है। तो यहाँ पे जो तुगलकनामा का किसका है, ये आपका अमीर खुसरो का हो जाएगा। बाकी जो है ताकि के हिंद है, ये आपका चौथा गलत हो गया, ये गलत। कौन सा सही है, 1 और 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो भारत में कौन नहीं आया था, तो डायमेकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आया था। बाकी निरियाकस, आप आने सिकेटस और अरिस्टोब्लूस आया था, बाकी डायमेकस नहीं आया था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था। तो किसके, तो यह हो जाएगा आपका संकिसा स्तंभ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकिसा स्तंभ। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था, तो संकिसा स्तंभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बन गया था। तो मराठा पेशवा कौन था इसमें से, तो आपका माधवराव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बन गया था, तो माधवराव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में एक भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो किसने चित्रित किया था, ये था आपका अमीर खुसरो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, तो आपका अमीर खुसरो हो जाएंगे, जिनको इन्होंने खड़ी बोली क्या स्थापना किया था। उसके बाद है आपका कव्वाली सिस्टम भी स्थापित किए थे, और इनको भारत का पैरट कहा जाता है, तूतीय हिंद कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज में भारत ने महात्मा गांधी लिए थे, सरोजिनी नायडू ली थी, और यहाँ पे मालवीय लिए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। तो राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज, 1931 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है, इसके दमन के संदर्भ में पूछ रहा है, ना कि स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ सही है, आपका मेरठ में, फिर दिल्ली में, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो आपका प्रतीक है कौन सा है, रोटी और कमल हो जाएगा, रोटी और कमल। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो यह था बिहार और यूपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं बिहार और यूपी हो जाएगा, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था। तो हिंदू कोड बिल का विरोध जो आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी नहीं था, जलियांवाला बाग नहीं था, जब ये नहीं था तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल था कि अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, इनमें से कौन सा है। हंटर आयोग जो होगा, कौन सा हंटर आयोग है ये बताया नहीं है। सैडलर आयोग एजुकेशन का ही होगा, 1882 में होगा ये वाला। सैडलर आयोग 1917 में हो जाएगा। फिर वुड्स का घोषणा पत्र 1854 हो जाएगा, 1854 का हो जाएगा। और सार्जेंट 1944 हो जाएगा। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कौन सा क्या होगा।
तो ठीक है, हंटर आयोग 1882, वुड डिस्पैच 1854, सैडलर आयोग 1917 और सार्जेंट 1944। सबसे लास्ट में ये वाला होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। फिर यहाँ पे निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किसने किया था? आपका डफरी ने किया था। इसी के टाइम में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी ने इसको कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्या हो जाएगा आपका? सोलर सेल हो जाएगा, सौर सेल। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सोलर सेल। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो किसमें होती है? तो आपका जल चक्र में होता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में हो जाएगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका वेग जो होता है आपका घट जाता है। त्वरण के ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का जो वेग होता है वो घट जाता है। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या होता है? तो मुख्य स्थल हो जाएगा कोशिका द्रव्य हो जाएगा। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल होता है कोशिका द्रव हो जाएगा। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन जो होता है कहाँ होगा? तो आपका जठर ग्रंथियों से होता है। तो रेनिन का स्राव होता है आपका जठर ग्रंथियों से। मनुष्य के श्वास नली में क्या होती है? तो मनुष्य के श्वास नली में क्या होती है? तो आपका ओ आकार की उपस्थिति होती है। मनुष्य के श्वास नली में ओ आकार की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? विषाक्त पदार्थ की वृद्धि में उसको हम कहते हैं जैव आवर्धन कहते हैं। तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो उसको जैव आवर्धन कहते हैं, बायो रेमेडिएशन कहेंगे। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो संख्या होती है आपकी 4 जोड़ी होती है। प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 जोड़ी होती है, यानी 8 होती है। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका यूरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत यानी लीवर जो है आपका किसे संश्लेषित करता है? तो आपका यूरिया को संश्लेषित करता है। पीनियल ग्रंथि जो है स्रावित होता है, तो पीनियल ग्रंथि जो है कहाँ स्रावित होता है? तो आपका मेलाटोनिन, ये आपका स्रावित करता है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मेलाटोनिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपको जो डे वाइज जो है इसको क्या कहते हैं? रेगुलेट करता है हमारा दिन चक्र, कि रात को सोना है, सुबह खाना है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो कौन सा सही नहीं है? तब दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है, नहीं गलत है, अल्प क्यों होगा? बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अनाज में। और सब्जियां खनिज का समृद्ध स्रोत है, चार को 4 स्टेटमेंट सही है, लगभग सही है। तो दालों में प्रोटीन होता है, दूध में विटामिन ए होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आपका अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, और सब्जियां में खनिज समृद्ध होती है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है आपका बेंजीन का होता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विच, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में की जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बैकेलाइट हो जाएगा। बैकेलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकेलाइट होता है स्विच बोर्ड बनाने में काम आता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग कर सकते हैं? ये हम आपका ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा करते हैं। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को मिश्रण को अलग कर सकते हैं आपका किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा करते हैं, सब्लिमेशन द्वारा। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध कौन सा है? यह है आपका डार्विनवाद से संबंधित है। तो जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है आपका डार्विनवाद से हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर सकते हैं। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये थे आपके अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर जो है आपका भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे, अजीत वाडेकर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसे अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो किसने किया है? तो ये क्या है आपका संथाली।
भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो संथाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर जानते हैं? तो भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। 44 नंबर हो जाएगा हमारा, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में हो जाएगा। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे है? तो अगर नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे है, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएगा, जारवा। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? उनका संबंध था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार का राजाओं का संबंध था जावा सुमात्रा से। बताना है कौन सा मिलान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा। यहाँ का आंसर हो जाएगा कौन सा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ए का 3 हो जाएगा, विलुप्ति प्रजाति हो जाएगा, लायन टेल मैकाओ हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा, असुरक्षित प्रजाति नीली भेड़ हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा, दुर्लभ प्रजाति मरुस्थल भेड़ और हॉर्नबिल हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा विलुप्त प्रजाति, कौन सा हो जाएगा? 4 का 4 हो जाएगा, गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये आप इसे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आपका उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करती है। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर नहीं करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो कौन रोकेगा? तो आपका उपभोग रोकेगा। तो जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो उपभोग इसका करेक्ट आंसर है, कंजप्शन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे को पूरक है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो कोसा का हो जाएगा। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन कहा था कोसा ने। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 14 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।